सीताराम, सभी को स्वागत है आपके चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द आर वेव। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पैथोलॉजिकल क्यू वेव के बारे में। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द आर वेव। तो आर वेव की एब्नॉर्मलिटीज को अपन को पढ़ना है। नॉर्मल जो चीजें थी आर वेव के बारे में वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब एब्नॉर्मल की बारी है, तो एब्नॉर्मल अपन अच्छे से देखते हैं। ठीक है, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द आर वेव में अपन क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है आर वेव की। मतलब नॉर्मल आर वेव के बारे में आपको पता है कि भाई क्यों बनती है, उसकी नॉर्मल हाइट कितनी होती है, कितना एम्पलीट्यूड होता है, ये नॉर्मल चीजों में अपन ने पढ़ लिया था। अब एब्नॉर्मलिटीज में क्या पढ़ेंगे कि आर वेव के अंदर क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है। तो क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है, जस्ट लाइक टॉल आर वेव। टॉल आर वेव हो सकती है। आर वेव जो है, एग्जाम्पल लीजिए, ये आपकी नॉर्मल आरवेव है। तो अगर इससे ज्यादा आरवेव हो जाए, इसकी जो हाइट ज्यादा टॉल हो जाए, लाइक 25 mm से ज्यादा हो जाए, तो हर लीड के अंदर जो है आरवेव के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। जैसे अपन V5 V6 की बात करें तो 25 mm भी नॉर्मल होती है। अगर 25 mm से ज्यादा होती है तो अपन उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो हर लीड के अंदर, अब एग्जाम्पल लीजिए V1 की बात करें तो V1 के अंदर अगर 7 mm से ज्यादा है आरवेव तो उसको अपन एबनॉर्मल मानेंगे। तो हर लीड के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं आरवेव के। ठीक है, तो आरवेव की जो हाइट है अगर वो टॉल हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन उसको टॉल आरवेव कहेंगे। तो टॉल आरवेव जो है, फर्स्ट एब्नॉर्मलिटी होती है किसकी, आरवेव की। तो आरवेव की फर्स्ट एब्नॉर्मलिटी क्या है, टॉल आरवेव। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आरवेव स्मॉल हो सकती है। कहने का मतलब आरवेव जो है टॉल हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। कहने का मतलब छोटी आरवेव भी तो बन सकती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो छोटा भी बन सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तीसरी बात करें, डोमिनेंट आरवेव इन V1। आपको पता है V1 के अंदर जनरली आरवेव जो है वो कम होती है, एस वेव ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल जब आप बीसीजी देखेंगे किसी पेशेंट की तो उसके अंदर आपको आरवेव जो है V1 के अंदर वो छोटी मिलेगी, एस वेव डीप मिलेगी। पर यहाँ पे क्या है, अगर आरवेव टॉल दिखती है V1 के अंदर तो वो भी एक क्या है, एब्नॉर्मलिटी है। ठीक है, उसके अलावा बात करें डोमिनेंट आरवेव इन लीड एवीआर। एवीआर लीड के अंदर आपको पता है एवीआर लीड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। एवीआर लीड नेगेटिव होती है। ठीक, नेगेटिव का मतलब उसमें एस वेव ज्यादा होती है, आर वेव कम होती है। तो एस वेव ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव हुआ। तो आर वेव जनरली एवीआर के अंदर नहीं देखने को मिलती। पर अगर आपको आर वेव दिख रही है लीड एवीआर के अंदर तो वो क्या है, एक एब्नॉर्मलिटी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुअर आरवेव प्रोग्रेशन। पुअर आरवेव प्रोग्रेशन आपने पढ़ा था क्या होता है कि जब चेस्ट लीड्स के अंदर V1 से V6 की तरफ जाते हैं तो आरवेव की जो हाइट है वो जो है इंक्रीज होती हुई जाती है। जब आप V1 में देखेंगे तो आरवेव की हाइट कम रहती है, V2 में देखेंगे तो आपकी जो आरवेव की हाइट है थोड़ी बढ़ जाती है, V3 के अंदर आरवेव की हाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप V1 से V6 की तरफ जाएंगे तो आरवेव की जो हाइट है वो क्या होती जाती है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती जाती है। उसको कहते हैं आरवेव प्रोग्रेशन। पर अगर जब आप V1 से V6 तरफ जाएंगे तो आरवेव की हाइट अगर प्रोग्रेस नहीं कर रही, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पुअर आरवेव प्रोग्रेशन। तो पुअर आरवेव प्रोग्रेशन भी हो सकता है, मतलब कि चेस्ट लीड्स के अंदर आरवेव की जो हाइट है वो कम हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं लास्ट एब्सेंट आरवेव। ठीक है, एब्सेंट आरवेव जो होती है वो इतनी ध्यान देते नहीं है अपन, मेनली बहुत रेयर केसेस के अंदर ये चीज होती है। तो फिर भी अपन देख लेते हैं कि एब्सेंट आरवेव भी क्या होती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं टॉल आरवेव से। तो टॉल आरवेव, अगर ईसीजी के अंदर आपको टॉल आरवेव दिखती है तो उसके मेजर कॉजेस क्या क्या हैं, किस किस कारण की वजह से टॉल आरवेव आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला कारण है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका मसल मास जो है वो क्या हो गया, थिक हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल मास हो गया है थिक। मतलब जो सेल की साइज है वो क्या हो गई है, थिक हो गई है सेल। तो सेल के थिक होने की वजह से जितनी ज्यादा थिक, ठीक है, उतना बड़ा वेक्टर, और जितना बड़ा वेक्टर उतनी बड़ी वेव या उतना बड़ा डिफ्लेक्शन। तो टॉल आरवेव क्यों बन रही है, क्योंकि सेल्स की साइज थिक हो चुकी है, ज्यादा बड़ा वेक्टर बनेगा, और जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर बनेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगा। तो जिस वजह से ईसीजी के अंदर आपको टॉल आरवेव देखने को मिलती है, किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर। ठीक है, सेम चीज अगर बात करें तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर भी सेम चीज है, अगर राइट वेंट्रिकल जो है उसका मसल मास थिक हो जाता है तो सेम चीज है, ज्यादा से ज्यादा वेक्टर फ्लो करेंगे, पर जितनी ज्यादा थिक सेल उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी कॉन्ट्रैक्शन को, और जितना ज्यादा फोर्स उतनी बड़ी आरवेव
तो सेम चीज आर वेव या एस वेव, तो सेम चीज है कि भाई जितने ज्यादा सेल की थिकनेस बढ़ेगी उतनी ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन अपन को ईसीजी में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है अपना एलवीएच, दूसरा है अपना आरवीएच, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। थर्ड चीज की बात करें तो डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम। डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम क्या होता है? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है कि जब आप नॉर्मल हार्ट देखेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे नोड से जाती है एवी नोड, ठीक, एवी नोड से जाती है बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ब्रांचेस और पुर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल है इसके बीच में कनेक्शन कौन सा होता है? एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस। इसके थ्रू ही वेंट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा सकती है एट्रिया से। बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है कि एबनॉर्मल पाथवे बना हुआ होता है, एक रास्ता, एबनॉर्मल रास्ता बना होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एट्रिया से डायरेक्टली कनेक्शन जो है वेंट्रिकल के अंदर हो रखा है, जिस वजह से क्या होता है एट्रिया से इलेक्ट्रिसिटी सीधी किसके अंदर चली जाती है? वेंट्रिकल से। तो आपको नॉर्मल कंडक्शन में पता है कि ऐसे नोड से एवी नोड के पास जाती है, एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को थोड़ा स्लो डाउन करता है, रोकने का काम करता है और वेंट्रिकल के पास थोड़ा लीड भेजता है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि एट्रिया जो है वहां पे क्या है कि कंडक्शन पाथवे, एक एक्स्ट्रा पाथवे बना हुआ है जो सीधा किससे कनेक्टेड है? वेंट्रिकल से। तो ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगी ये किसके पास भेज देगा? वेंट्रिकल के पास। किसको बाईपास करके? एवी नोड और बंडल ऑफ हिस को। तो वेंट्रिकल्स को थोड़ी सी जल्दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल जाएगी और जल्दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलने की वजह से वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिस वजह से तो आपको टॉल आर वेव ईसीजी के अंदर देखने को मिल सकती है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा देखने को मिल सकता है, इसलिए डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम के अंदर भी आपको क्या है? टॉल आर वेव देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगली अपन बात करें पोस्टीरियर एमआई। देखो पोस्टीरियर एमआई के अंदर टॉल आर वेव देखने का रीजन क्या है? यहां आपको समझना है कि जो हार्ट है ये है इसका इंटीरियर सरफेस, आगे का पार्ट क्या है? इंटीरियर वॉल। जस्ट इसके पीछे जो पोस्टीरियर वॉल है, तो पोस्टीरियर वॉल के अंदर अगर एमआई हो जाए, कहने का मतलब ये आप फ्रंट पार्ट देखिए, अगर ये हार्ट का बैक वाला पार्ट है, इसकी हो रखी है डेथ, पोस्टीरियर वॉल का मतलब पोस्टीरियर वॉल जो है उसकी एमआई हो रखी है, डेथ हो रखी है, सेल डेथ, तो ये एरिया अगर डेड हो रखा है तो अब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, आपको ईसीजी में पता है कि जब भी कोई एरिया डेड होता है तो अब उसके ईसीजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एसटी एलिवेशन और उसके साथ में क्यू वेव डेवलप होने लग जाती है। ये बात ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल क्यू वेव। पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या होती है कि आपको जैसे ही कोई एरिया डेड होगा तो उस जगह पे आपको जो है क्यू वेव डेवलप होने लग जाएगी, क्यू वेव बड़ी देखने को मिल जाएगी, डीप क्यू वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रोड्स कहां लगा रहे हैं? एंटीरियर पार्ट पे। भाई आप ये हर्ट है, एग्जांपल लीजिए, ये हर्ट है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, ये एरिया डेड हो चुका है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे, तो पोस्टीरियर पार्ट में डेड हो रखा है, तो यहाँ पे बननी चाहिए क्या? क्यू वेव। अगर यहाँ इलेक्ट्रोड लगाओगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगी? क्यू वेव। पर आपने जस्ट उसके अपोजिट साइड लगा रखी है, तो इसकी जस्ट जो मिरर इमेज है वो उसकी जस्ट आगे की साइड बनेगी। कहने का मतलब यहाँ अगर आप पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, यहाँ आपने लगा रखी है, एग्जाम्पल लीजिए V3, ठीक है, और यहां अगर आप कोई लगा के रखोगे V4 या V3, एग्जांपल लीजिए, यहां पे आपने V3 लगा रखी है इस पॉइंट पे, तो आपको इस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा? डीप क्यू वेव देखने को मिलेगी। पर जस्ट इसके अपोजिट एंटीरियर वाले में आपने यहाँ पे V3 लगा रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो करंट है, ये जो क्यू वेव है, इसकी जस्ट अपोजिट इमेज जो है आपको इस साइड में देखने को मिलेगी। समझे? मतलब ऐसे समझिए कि पोस्टीरियर पार्ट में अगर आपको क्यू वेव दिख रही है तो एंटीरियर पार्ट में क्या दिखेगी? आर वेव। क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वहां पे क्या दिखेगा? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं कि रेसिप्रोकल चेंजेस। आई बात समझ में? मतलब ऐसा समझिए, अगर आपको एंटीरियर वॉल में दिक्कत है तो पोस्टीरियर में जस्ट उसका उल्टा दिखेगा, अगर पोस्टीरियर में दिक्कत है तो एंटीरियर में जस्ट उसका उल्टा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर पोस्टीरियर के अंदर क्या है? नेगेटिव रिफ्लेक्शन, तो एंटीरियर के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा मतलब आपको टॉल आर वेव देखने को मिलेगी। तो पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर भी टॉल आर वेव देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि मिरर इमेज बन रही है इस वजह से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, किस वजह से? मिरर इमेज बनने की वजह से। क्योंकि पोस्टीरियर के अंदर अगर क्यू वेव डेवलप हो रही है तो जो एंटीरियर लीड्स है उनके अंदर क्या होगी? पॉजिटिव आर वेव या पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मॉल आर वेव की। अब आपने टॉल के बारे में पढ़ लिया, अब स्मॉल आर वेव के होने के कारण क्या क्या है, किस किस कारण की वजह से जो है ईसीजी के अंदर आपको स्मॉल आर वेव देखने को मिल सकती है। सबसे पहला का जो मेन कारण है वो है इनकरेक्ट ईसीजी कैलिब्रेशन, ठीक है। जब आप कभी भी ईसीजी देखोगे तो आपको ईसीजी में जस्ट आपको देखना है किसी भी वेव जो स्टार्ट हो रही है उस वेव से आगे कोई सी भी लीड आप देखोगे तो उसके आगे एक ऐसा बॉक्स सा बना होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन? कैलिब्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कैलिब्रेशन जो होता है वो कितना होता है? 10 mm/MB, ठीक है।
नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन होता है जो हर मशीन के अंदर फिक्स होता है नॉर्मल हार्ट के लिए, जो भी नॉर्मल अपन पेशेंट के लिए ईसीजी करते हैं, वो कितना होता है 10 mm पर एमवी। पर अगर गलती से अगर पेशेंट जो टेक्नीशियन है या किसी से भी ये 5 mm पर एमवी हो जाए, ठीक है, तो उस वाले कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपको जो कैलिब्रेशन है क्या हो जाएगा स्मॉल, और आपके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है वो सब क्या होने लग जाएंगे, स्मॉल होने लग जाएंगे। तो ये अपनी गलती की वजह से जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस स्मॉल हो रहे हैं। अगर ये सेम चीज अगर ये 20 हो जाए तो क्या होगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है वो टॉल होने लग जाएंगे। अब देखो कैलिब्रेशन का काम क्या है यहाँ पे आपको समझना है। नॉर्मल कैलिब्रेशन जो होता है वो क्या होता है 10 mm पर एमवी, ठीक है, इसके अंदर आपको नॉर्मल वेव्स वगैरह दिखती है। अगर मान लो किसी पेशेंट के जो है बहुत छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, तो पेशेंट अपन डॉक्टर क्या कहता है कि भाई इसको जो है कैलिब्रेशन को आप बढ़ा दो। तो कैलिब्रेशन को जैसे आप 10 से 20 करोगे तो एग्जांपल ये जूम हो गया एक तरह से, तो आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है थोड़े से जूम हो जाएंगे, ठीक है। और सेम चीज अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत टॉल बन रहे हैं, पेपर के अंदर नहीं आ रहे, ईसीजी पेपर के अंदर जो है आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहे, तो उसको क्या करना है, अपन को छोटा करना है, छोटे करके देखेंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, 10 को क्या कर देंगे 5 mm। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन को चेंज करने का सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू द वेव्स। भाई वेव्स अगर टॉल हो रही है तो उसको छोटा कर देंगे, अगर छोटी हो रही तो बड़ा कर देंगे। तो सेम चीज है, पर अगर गलती से 10 mm होना चाहिए, पर अगर गलती से अपन से 5 mm पर एमवी हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है वो सब क्या देखने को मिलेंगे, आपको बहुत स्मॉल देखने को मिलेंगे। और स्मॉल देखने को मिलेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल आरवेव। कहने का मतलब उसमें आपको बहुत छोटी छोटी आरवेव देखने को मिलेगी, इसलिए इसको स्मॉल आरवेव जो है। उसका पहला कॉज क्या है अपना, इनकरेक्ट ईसीजी कैलिब्रेशन। भाई जो ईसीजी कैलिब्रेशन है वो अगर इनकरेक्ट हो जाए, गलत हो जाए अपन से, जिस वजह से। दूसरा कारण है ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। सीधी सी बात है, देखो जितना ज्यादा फैट उतना कम इलेक्ट्रोड कैच कर पाएंगे। एग्जांपल लीजिए, ये अपना हार्ट है, ये अपनी चेस्ट वॉल है, और ये अपन ने लगा रखा है इलेक्ट्रोड। अगर ये चेस्ट वॉल जो है यहाँ पे फैट जमा हुआ है, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी हार्ट और इलेक्ट्रोड के बीच में, ये अपना इलेक्ट्रोड है, ये अपना हार्ट है, तो इनके बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना इलेक्ट्रोड कम कैच कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखा है तो ये जो है हार्ट से जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उनको कैच कम करेगा, और जितना कम कैच करेगा उतना ज्यादा, उतना जो छोटा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसकी हाइट बहुत छोटी देखने को मिलेगी, और आरवेव की हाइट बहुत छोटी देखने को मिलेगी। तो स्मॉल आरवेव का दूसरा कारण क्या है, ओबेसिटी यानी मोटापा। तीसरी बात करें पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देखो पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो पेरिकार्डियम लेयर है आपकी, इस पेरिकार्डियम लेयर के बाहर आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लूइड है, एग्जांपल लीजिए, अगर इस फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रोड है, जो हार्ट और जो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा, एक फ्लूइड आ जाएगा। तो फ्लूइड क्या है, एक बैरियर की तरह काम करेगा, एक रुकावट की तरह काम करेगा। एग्जांपल लीजिए, ये आपका हार्ट है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल चीज कंडीशन के अंदर। पर अगर फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से अब जो डिस्टेंस है हार्ट के बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में, तो वो बढ़ गया। ये इलेक्ट्रोड है जो कम कैच करेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, और आपकी जो ईसीजी है उसके अंदर आपको छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, जिस वजह से जो है आपकी जो आरवेव है बहुत स्मॉल देखने को मिलेगी। तो एक कॉज क्या है स्मॉल आरवेव का, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब जो आपका T4 T3 जो है हार्मोन्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है, वो कम हो जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की कमी, जिसको अपन नॉर्मली भाषा में कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि T3 T4 कम होने की वजह से जो है हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है जो कम हो जाती है। जितना कम कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक चीज होती है इसमें क्या है, फैट थोड़ा बढ़ने लग जाता है, पेशेंट थोड़ा मोटा होने लग जाता है, जिस वजह से क्या है डिस्टेंस बढ़ जाता है। जितना ज्यादा मोटा उतना इलेक्ट्रोड और चेस्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये हार्ट के अंदर। तो जिस वजह से कम कैच करेंगे, कम कैच करने की वजह से भी ईसीजी के अंदर थोड़ा सा कम आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कम, जितना थायराइड कम उतना कम कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कम कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो है इलेक्ट्रोड कम कैच कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होगी तो कम कैच कर पाएंगे, और कम कैच करने की वजह से जो है आपको ईसीजी के अंदर छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, आरवेव बहुत स्मॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथर्मिया। देखो हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है, हाइपो यानी कमी, थर्मिया यानी टेम्परेचर की कमी की वजह से, मतलब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, टेम्परेचर की कमी होने की वजह से क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो कम होने लग जाती है, और कम होने की वजह से इलेक्ट्रोड अच्छे से कैच नहीं कर पाता, नहीं करने की वजह से क्या होता है छोटी छोटी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। तो एक कारण भी क्या है अपना हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट अपना एम्फाइसीमा। देखो एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा क्या होता है, आपकी जो एयर सेक्स है, मतलब जो एल्वेलाई होती है, ठीक, जब आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर, जो एल्वेलाई है ये क्या हो जाती है,
डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से क्या होता है, एयर इनके अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। अब लंग्स के अंदर बहुत सारी एयर लगाई होती है, इन सब के अंदर क्या हो गई, एयर फंस गई। एयर फंस गई और आपको पता है हार्ट है, हार्ट के जस्ट आगे क्या है, लंग्स साइड, साइड में क्या है, लंग्स है, आगे की तरफ भी लंग्स है। तो जैसे आप इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, एग्जांपल ये लंग्स हो गए और यहाँ पे आपके हार्ट है, तो जैसे आप इलेक्ट्रोड लगाओगे तो लंग्स के अंदर क्या है, एयर ट्रैप है। तो जो लंग्स और हार्ट है, सॉरी जो इलेक्ट्रोड है और जो हार्ट है, उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रोड कम कैच करेंगे, और कम कैच करने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है आपको छोटे देखने को मिलेंगे, आरवे बहुत स्मॉल देखने को मिलेगी। तो एम्फाइसीमा के अंदर भी सेम चीज होती है, सेम चीज सीओपीडी, अगर अपन सीओपीडी की बात करें तो सीओपीडी के अंदर भी सेम चीज होती है। जो लंग्स है उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। फंस जाने की वजह से क्या होता है कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, अंदर से एरिया बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोड जो है अच्छे से कैच नहीं कर पाती, क्योंकि एयर भी है वो भी एक तरह से नॉन कंडक्टर की तरह काम करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको कंडक्ट नहीं होने देती प्रॉपर, जिस वजह से इलेक्ट्रोड कम कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आरवेव के जो कारण है वो क्या है, इनकरेक्ट ईसीजी कैलिब्रेशन, ओबेसिटी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथर्मिया एंड एम्फाइसीमा, ये मेजर कॉजेज है किसके, स्मॉल आरवेव के। ठीक है, दो की बात अपन निकल ली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोमिनेंट आरवेव इन V1। V1 के अंदर अगर आपको डोमिनेंट आरवेव देखने को मिल रही है, मतलब नॉर्मल हार्ट के अंदर आपको पता है कि V1 के अंदर आरवेव नहीं बनती, या बनती भी है तो बहुत स्मॉल बनती है। उसका रीजन देखो, पहले रीजन देखते हैं अपन क्यों। नॉर्मल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर होती है, मेनली लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो V1 अपन लगाते हैं वो थोड़ा सा राइट वर्ड लगाते हैं, ठीक है, राइट साइड में लगाते हैं। ठीक है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के राइट साइड में लगाते हैं। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के राइट साइड में, तो राइट साइड में लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, ये जो वेक्टर बन रहे हैं ये क्या है, इस इलेक्ट्रोड से क्या जा रहे हैं, दूर। तो जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, V6 और V5। तो जितनी इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है उतना बड़ा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बनता है, और जितनी दूर जाती है उतना नेगेटिव रिफ्लेक्शन बनता है। तो V1 के अंदर क्या होता है कि आपकी जो आर वेव है वो कम बनती है, एस वेव जो है वो ज्यादा बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। पर अगर आपकी V1 के अंदर आर वेव टॉल आ रही है, बड़ी आ रही है या बन रही है, तो उसका कारण क्या है, किस किस कारण की वजह से आरवेव जो है V1 के अंदर बनती है या दिखती है। तो उसके कारण है, सबसे पहला कारण है अपना राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखो, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को आप समझते हैं, राइट वेंट्रिकल जो है उसका जो मसल मास है वो थिक हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले किधर जा रही थी, लेफ्ट में, अब क्योंकि राइट वेंट्रिकल थिक हो गया है तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस साइड होगा, राइट साइड में होगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी। V1 कहाँ लगाते हैं, V2 कहाँ लगाते हैं अपन, राइट साइड में। तो जिस वजह से जब वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हुई है, किसकी तरफ हुई है, V1 V2 की तरफ। तो इनमें ECG में क्या देखने को मिलेगा, आरवेव देखने को मिलेगी। तो V1 के अंदर आरवेव किसके अंदर देखने को मिलती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से। सेकंड चीज की बात करें, राइट बंडल ब्रांच। देखो, राइट बंडल ब्रांच के अंदर भी आपको टॉल आरवेव देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपका राइट बंडल जो है वो ब्लॉक हो चुका है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ही अपने राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए इंपल्सेस को देता है। ऐसे समझिए, आपको समझना, बंडल ऑफिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल। ठीक है, राइट बंडल जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो अब राइट बंडल ब्लॉक होने के कारण राइट वेंट्रिकल को प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं मिल पाती। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी ब्रांचेस जो है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है यही जो है अपने किसको, राइट वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देती है। और ऐसे करके अपना राइट वेंट्रिकल थोड़ा लेट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिस वजह से आपको ECG के अंदर ऐसा एम पैटर्न देखने को मिलता है। और इस एम पैटर्न में क्या है, ये से क्या है, आरवेव भी है। तो आरवेव आपको अगर V1 के अंदर देखने को मिल रही है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन किस साइड हो रहा है, V1 की साइड। तो आरवेव भी इसमें बनेगी V1 के अंदर। तो अगर आपको ऐसा एम पैटर्न V1 के अंदर देखने को मिलता है, उसको अपन कहते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी क्या होता है, आपको V1 के अंदर आरवेव देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें WPW सिंड्रोम। तो WPW सिंड्रोम के अंदर भी आपको V1 के अंदर आरवेव देखने को मिलती है, पर टाइप ए के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी, दो टाइप होता है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए में क्या होता है, जैसे मैंने बताया WPW सिंड्रोम क्या होता है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, तो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि हार्ट के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक एक्स्ट्रा पाथवे बन जाता है, एक्स्ट्रा कनेक्शन बन जाता है। पाथवे मतलब एक एक्स्ट्रा कनेक्शन बन गया, जिस वजह से एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स सीधा किसके अंदर आ जाएगी, वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर जो कंडक्शन पाथवे है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से क्या होगा कि लेफ्ट वाला जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसको देगा,
लेफ्ट साइड में। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किस साइड होगा, राइट साइड पहले होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लेफ्ट से आएगी और किसको पहले देगी, राइट को। तो यहाँ पे राइट वाला जो है पहले कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जिस वजह से क्या होगा कि V1 और V2 की तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ज्यादा आएगी, तो आपको टॉल आर वेव देखने को मिलेगी किसके अंदर, V1 के अंदर, ठीक है। तो V1 के अंदर टॉल आर वेव दिखने का कारण क्या है, WPW सिंड्रोम पर कौन सा, टाइप ए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकरेक्ट लीड प्लेसमेंट। अगर ECG लीड प्लेसमेंट अगर अपन गलत लगा देते हैं तो देखो कैसे, आपको पता है जब आप ECG लगाते हैं V1 लगाते हैं राइट में, ठीक है, V5 और V6 लगाते हैं लेफ्ट में। V1 में हमेशा आर वेव कम होती है, एस वेव ज्यादा होती है, नॉर्मल हार्ट की बात कर रहे हैं। V5 V6 के अंदर आर वेव ज्यादा होती है, एस वेव कम होती है। बट अगर मैं इस V1 को यहाँ लगा दूं और इस V6 को यहाँ लगा दूं, तो क्या होगा, V6 के अंदर क्या होगा, आर वेव कम होगी, एस वेव ज्यादा होगी, और यहाँ पे V1 के अंदर क्या होगा, टॉल आर वेव देखने को मिलेगी। अब अपनी गलती की वजह से इन लीड्स, जो ECG लीड्स है उनको अपन ने गलत लगाया, तो उनको गलत लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ECG के अंदर तो V1 के अंदर तो टॉल आर वेव दिख रही है। अपनी गलती की वजह से भी जो है आपको V1 के अंदर टॉल आर वेव देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर एमआई। तो पोस्टीरियर एमआई के बारे में जैसे मैंने बताया कि पोस्टीरियर वॉल के अंदर डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि भाई पोस्टीरियर लीड्स जो होती है, कौन सी होती है, पोस्टीरियर लीड्स V7, V8 एंड V9। इनके अंदर तो क्या दिखता है, क्यू वेव, और इनकी जस्ट अपोजिट लीड्स कौन सी होती है, एंटीरियर लीड्स, वो कौन सी होती है, V1 to V4। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आर वेव। तो मिरर इमेज बनने की वजह से भाई पोस्टीरियर के अंदर तो आपको क्या दिख रही है, क्यू वेव, और एंटीरियर लीड्स के अंदर क्या बन रही है, आर वेव। तो मिरर इमेज बनने की वजह से क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर क्या होता है कि एंटीरियर लीड्स जो है उनके अंदर आपको टॉल आर वेव देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें नॉर्मल इन चिल्ड्रंस। नॉर्मल मतलब बच्चों के अंदर मेनली जो है आपको V1 के अंदर टॉल आर वेव देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसा कंफर्म नहीं है पर मिल सकती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों का जो हार्ट है नॉर्मली थोड़ा सा उसका एनाटॉमिकल पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब नॉर्मल हार्ट की अपन बात करें थोड़ा लेफ्ट हो जाता है, टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में, बट नॉर्मल बच्चों के अंदर क्या होता है, हार्ट थोड़ा स्ट्रेट होता है, थोड़ा 90 डिग्री से उसमें एंगल में रहता है। तो जिस वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है थोड़ी स्ट्रेट रहती है। अब लेफ्ट की बात करें तो अगर लेफ्ट में रहेगी तो V1 यहाँ लगा रखा है, एग्जांपल लीजिए V1 यहाँ है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ्ट में, तो इससे दूर जा रही है। पर अगर स्ट्रेट होगा तो थोड़ी पास आएगी, जिस वजह से आर वेव आपको V1 के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से भी बच्चों के अंदर टॉल आर वेव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनेंट आर वेव इन AVR। देखो आपको पता है AVR लीड के अंदर जो है ये ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब इसमें हमेशा आपको एस वेव ज्यादा दिखेगी आर वेव के कंपैरिजन में। जब आर और एस में आप कंपेयर करेंगे तो एस ज्यादा होगी, उसी को मैं क्या बताया, नेगेटिव। तो आपको आर वेव कम दिखेगी, एस वेव ज्यादा दिखेगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये हार्ट है, ठीक है। एवियर लीड कैसे बनती है, राइट आर्म से। राइट आर्म पे जो इलेक्ट्रोड लगा रखा है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैच करता है। तो अब देखिए आपको पता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में। ईवीआर लीड का है राइट आर्म पे लगा रखी है, तो इस राइट आर्म से एग्जांपल यहाँ लीड ईवीआर है, यहाँ पे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। यहाँ पे लीड ईवीआर इससे दूर जा रही है, इससे दूर। अब मैंने बताया ना कोई भी इलेक्ट्रोड से अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दूर जाती है तो क्या आता है उसमें, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसीलिए लीड ईवीआर लीड जो है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट अगर एवीआर लीड पॉजिटिव आ रही है तो उसका रीजन क्या है, उसका सबसे मेन रीजन है इनकरेक्ट लीड प्लेसमेंट। मतलब कि अगर कभी भी आप एवीआर लीड देखो और अगर वो पॉजिटिव आए तो आपको समझ जाना है, अगर वो V1 मतलब सॉरी एवीआर लीड के अंदर आरवेव देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि या तो अपन ने लीड प्लेसमेंट गलत लगाया है। गलत क्यों लगाया, जैसे मैंने बताया अगर लीड जो है राइट आर्म जो है यहाँ लगती है, राइट आर्म को अगर आप लेफ्ट आर्म पे लगा दो और लेफ्ट आर्म को अगर आप राइट आर्म पे लगा दो तो क्या होगा कि जो राइट आर्म वाली जो लीड थी, जो एवीआर लीड है वो क्या कैच करेगी, जो एवीआर लीड करेगी, और एवीआर लीड क्या कैच करेगी, जो एवीआर लीड करेगी। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स गलत लीड लगाने की वजह से एग्जाम्पल लीजिए ऐसे, ये है राइट आर्म, ये है लेफ्ट आर्म। अगर इन दोनों को आपने स्विच कर दिया तो यहाँ आ गई लेफ्ट आर्म, यहाँ आ गई राइट आर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी बनेगी लीड, एवीआर, यहाँ बनेगी लीड एवीआर। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर होती है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ठीक है। किसकी तरफ है, तो यहाँ पे होती है लीड एवीएफ, एवीएफ की तरफ और एवीआर की तरफ। इन दोनों में जो क्या आएगा, आर वेव, और एवीआर में क्या आएगा, एस वेव, ठीक है। यहाँ पे समझ रहा है, तो इन दोनों में क्या आ रहा है, आर वेव। अब अपन ने इलेक्ट्रोड्स गलत लगाए जिस वजह से आपको जो है ईसीजी के अंदर एवीआर के अंदर जो है आर वेव क्या दिख रही है, पॉजिटिव देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट है
हार्ट की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाती है, राइट साइड में हो जाती है, ठीक है। तो राइट साइड में होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो किस साइड में आती है, राइट साइड में फ्लो करती है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर जाती है, लेफ्ट साइड में। पर डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट जो है वो राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर जाएगी, राइट में। लीड एवीआर कहाँ लगाते हैं अपन, राइट में। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसकी तरफ आ रही है, एवीआर की तरफ। तो इसमें आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, ऐसा श्योरिटी में मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेक्स्ट्रोकार्डिया है। आगे आप पढ़ेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो किस टाइप का डेक्स्ट्रोकार्डिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब वेंट्रिकल की जो रेट है, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का मोर देन 100 से ज्यादा हो जाना, ठीक है, जिसको हम वीटी कहते हैं। तो वीटी के अंदर क्या हो सकता है कि वेंट्रिकल की जो रेट है वो मोर देन 100 हो जाती है। जनरेट कौन करता है अपना, वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल की सेल्स है जो क्या करती है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करती है कितनी, मोर देन 100 बीट पर मिनट। और जिससे क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब एसए नोड की एक्टिविटी से नहीं हो रही है। आपको पता है नॉर्मल हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन जनरेट करता है, एसए नोड। पर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर वेंट्रिकल की जो सेल्स है यही इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, वेंट्रिकल को देगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इधर जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। और आपको जो है एवीआर के अंदर भी है वो क्या देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव आर वेव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। तो पुअर आर वेव प्रोग्रेशन में क्या होता है, यहां आपको समझना है। देखो आर वेव प्रोग्रेशन का मतलब आर वेव का प्रोग्रेस होना। प्रोग्रेस मतलब V1 से जब अपन V6 की तरफ जाएंगे तो आपको आर वेव जो है वो टॉल देखने को मिलेगी, मतलब टॉल होती जाएगी जब अपन V1 से V6 तरफ जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि जैसे मैंने बताया ये वेंट्रिकल है, ये है V1, V2, V3, V4, V5 और V6। हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो वेक्टर्स होते हैं वो किस साइड में जाते हैं, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे है V6, V5, V4, V3, V1 और V2। तो इनसे तो दूर जा रहे हैं, तो इनमें तो क्या आता जा रहा है, एस वेव। इसके पास आ रहे हैं तो ये और आर वेव बनी, फिर इसके और पास आ गए तो आर वेव, इसके पास और तो आर वेव, इसके पास और तो आर वेव, इसके पास और तो आर वेव। तो जब अपन V1 से V6 की तरफ गए तो आपको आर वेव की जो हाइट है वो क्या हुई, बढ़ती हुई जा रही है। इसको बोलते हैं आर वेव प्रोग्रेशन, मतलब आर वेव की क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। पर अगर आर वेव जो है जब अपन V1 से V6 की तरफ जाए और आर वेव की जो हाइट है वो इंक्रीज ना हो, प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो, मतलब आर वेव की हाइट जो है एस वेव के कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। एक चीज और अपन कहते हैं कि V3 के अंदर अगर आर वेव जो है वो लेस देन 3 mm है, 3 mm से कम है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन अपन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर आर वेव प्रोग्रेशन जो है उसके होने के कारण क्या क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी पेपर के अंदर आपसे डायरेक्टली पुअर आर वेव प्रोग्रेशन भी पूछ सकता है 5 नंबर में। तो सबसे पहला कारण है सीओपीडी। देखो सीओपीडी का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी के अंदर क्या होता है, आपकी जो लंग्स है उन ये आपकी जो लंग्स है, इन लंग्स की जो ये जो एयर सैक्स है ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकस है, इनके अंदर क्या हो जाते हैं, नैरो होने लग जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जो एयर है वो प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज नहीं कर, जो एल्वेलाई है प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज नहीं कर पाती। नहीं करने की वजह से क्या होता है, इन लंग्स के अंदर जो है वो एयर ट्रैप होने लग जाती है, फंसने लग जाती है, ठीक है, प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज नहीं होने के कारण। अब हार्ट अपना यहाँ पे लोकेशन पे है, ठीक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड लगाओगे तो इलेक्ट्रोड लगाओगे तो बीच में क्या आ रही है, एयर आ रही है। एयर आने की वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है ये प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसको कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैच नहीं करने के कारण भी क्या आ सकता है, आपको ईसीजी के अंदर छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो है आरवेव जो है वो बहुत स्मॉल देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात क्या है कि एयर ज्यादा होने की वजह से क्या है, लंग्स जो है इन्फ्लेटेड हो जाए, फूल जाएंगी। जैसे ये लंग्स है पहले इतना नॉर्मल था, ठीक है, और ये फूल गया। अब फूल गया तो बीच में तो अपना क्या है, हार्ट है, तो हार्ट जो पहले लेफ्ट साइड में था वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इधर राइट साइड में हो जाएगा, वो राइट साइड में होने लग जाएगा। ऐसा समझिए जैसे यहाँ पे ये लंग्स है, यहाँ पे अपना हार्ट है। अब ये लंग्स अगर फूलेगा यहाँ पे आएगा तो ये जो हार्ट है ये थोड़ा सा स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। भाई यहाँ पे हार्ट है, अगर ये लंग्स फूलेंगे तो जो हार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रेट बीच सीधा होने की कोशिश करेगा या सीधा हो जाएगा। तो जिस वजह से क्या है, जो अपन इलेक्ट्रोड्स अपन लगाए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर कैच नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि
हर्ट जो है थोड़ा लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं ताकि इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैच कर सके। पर अगर हर्ट जो है वो सीधा हो गया तो हर्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो क्या हो गई, अब डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं और जो हर्ट की पोजीशन है वो चेंज हो गई। पोजीशन चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोड अच्छे से कैच नहीं कर पाते, और जब आप V1 से V6 की तरफ जाएंगे तो आपको जो आरवेव की जो हाइट है वो कम देखने को मिलेगी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होगी, जिस वजह से उसको अपन कहते हैं पुअर आरवेव प्रोग्रेशन। तो पुअर आरवेव प्रोग्रेशन का सबसे पहला कारण क्या है, COPD। दूसरा कारण है डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में मैंने बताया भाई हर्ट जो है किधर हो गया, राइट साइड में हो गया, तो इलेक्ट्रोड्स कहां लगा रहे हैं अपन, लेफ्ट में। V1 V2 V3 V4 V5, या देखिए V1 V2 V3 V4 V5 V6, और हार्ट की पोजीशन क्या है अब, राइट साइड में। तो जो ये इलेक्ट्रोड्स है ये किधर कैच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, और हार्ट कहाँ है, राइट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी से कहाँ जा रही है, राइट साइड में, और ये वेक्टर्स कहाँ लगा रहे हैं अपन ने, लेफ्ट साइड में। तो ये कैच नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स कैच नहीं कर पाएंगे, तो ईसीजी में आपको आरवेव कम और एस वेव ज्यादा देखने को मिलेगी। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर भी आपको पुअर आरवेव प्रोग्रेशन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज बात करें एंटीरोसेप्टल एमआई। एंटीरोसेप्टल एमआई का मतलब क्या है, देखो एंटीरोसेप्टल का मतलब एंटीरियर और सेप्टल एमआई हो जाए, मतलब अगर हार्ट के जो है एंटीरियर पार्ट में, इस एंटीरियर पार्ट में और सेप्टल पार्ट में अगर एमआई हो जाए, अटैक आ जाए, तो जिस वजह से क्या हो सकता है कि जैसे इस पूरे एरिया के अंदर अगर डेथ हुई तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, डेथ होने के बाद में इलेक्ट्रिकली साइलेंट, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं फ्लो करेगी, ठीक है, क्योंकि सेल्स तो डेथ हो चुकी है तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा ना कुछ। तो जिस वजह से क्या, डेथ होने की वजह से क्या होगा कि आप इलेक्ट्रोड्स का लगा रहे हैं एंटीरियर पार्ट में। अब एंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं और यहाँ पे इस पूरे एरिया में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो काम कर ही नहीं रही, इलेक्ट्रिकली साइलेंट है, जिस वजह से प्रॉपर एग्जांपल लीजिए सेल है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पूरा काम करना बंद कर रहा है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्टिव ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो ही नहीं कर रही है और इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो ये कुछ कैच ही नहीं करेंगे, और कैच नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको आरवेव देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज एक और है, जैसे ये एरिया इलेक्ट्रिकली साइलेंट है, मतलब बंद है क्योंकि डेथ हो रही है, तो जैसे ही कोई सेल की डेथ हो जाती है, जैसे वो साइलेंट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उससे दूर जाने की कोशिश करती है, जो वेक्टर्स है उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो जो वेक्टर्स है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये सेल थी, ठीक है, यहाँ ये एरिया एंटीरियर, इसकी डेथ हो चुकी है, तो वेक्टर्स इससे दूर जाएंगे, वेक्टर्स दूर जाएंगे, आप इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रहे हो, तो वेक्टर्स जो है इलेक्ट्रोड से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए ये लेयर है, ये अपनी एंटीरियर लेयर, इसकी हो रखी है डेथ, यहाँ पे आपने लगा दिया इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही सेल की डेथ होती है तो जो वेक्टर्स है इससे दूर जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इससे दूर जाने की कोशिश करती है, तो वेक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो इसी चीज में मैंने बताया वेक्टर के पास, सॉरी इलेक्ट्रोड के पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोड से जो वेक्टर्स हैं ये क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड से वेक्टर दूर जाते हैं तो आपको पता है, मैंने बताया वेक्टर्स, इलेक्ट्रोड से अगर वेक्टर्स दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स से दूर जाती है, तो एस वेव ज्यादा बनती है, आर वेव कम बनती है। तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एस वेव देखने को मिलेगी, आर वेव देखने को नहीं मिलेगी या कम देखने को मिलेगी। तो जब आप V1 से V6 की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट को कौन सी लीड डिनोट करती है, V3 एंड V4, ठीक है, और सेप्टल पार्ट को V1 और V2। तो V1 से लेके V4 के अंदर आपको आर वेव कम और एस वेव ज्यादा देखने को मिलेगी, किसके अंदर, एंटीरियर सेप्टल एमआई के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट साइडेड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो लेफ्ट साइड के अंदर अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए, तो अगर पूरे हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है तो सारी लीड्स के अंदर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल आर वेव देखने को मिलेगी, स्मॉल एस वेव देखने को मिलेगी। पर अगर सिर्फ लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से क्या है कि जो अपन इलेक्ट्रोड्स लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं वो प्रॉपर कैच नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर कैच नहीं करेंगे तो ईसीजी के अंदर आपको आरवेव कम और एस वेव थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, आरवेव का जो प्रोग्रेशन है वो कम देखने को मिलेगा। इसलिए पुअर आरवेव प्रोग्रेशन का कॉज क्या है, लेफ्ट साइडेड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इनकरेक्टली। अगर चेस्ट इलेक्ट्रोड्स अपन गलत लगा दे तो भाई आपको पता है कि यहाँ पे V6 लगती है और यहाँ पे लगती है V1, अगर मैं V1 को V6 के पास लगा दूं, यहाँ लगती है V5, यहाँ लगती है V2, यहाँ पे V6 लगा दूं, V5 लगा दूं, यहाँ पे V1 लगा दूं, V2 लगा दूं, तो इनमें तो दिखेगी आर वेव, इनमें क्या दिखेगी, एस वेव। तो आर वेव की जो हाइट है वो क्या हो रही है, बड़ी नहीं रही भाई। जब आप V6 लीड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एस ज्यादा है, और V1 लीड देखेंगे तो उसमें आपको देखेगा आर वेव ज्यादा है। तो आपको पता है, मैंने बताया कि भाई जब V1 से V6 तरफ जाते हैं तो आर वेव बढ़ती है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि V1 से जब V6 की तरफ जा रहे हैं तो आर वेव जो है वो कम होती हुई जा रही है। तो जो इसको अपन क्या बोलते हैं, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। तो अगर चेस्ट इलेक्ट्रोड्स गलत लगा देते हैं जिस वजह से भी आपको ईसीजी के अंदर पुअर आर वेव प्रोग्रेशन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल वेरिएंट। नॉर्मल वेरिएंट मतलब नॉर्मल हार्ट के, नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर भी ये चीज देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि बीमारी की वजह से ही हो, नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल बच्चों के अंदर भी ये चीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर भी आपको जो क्या है पुअर आरवी प्रोग्रेशन देखने को मिल सकती है। उसका रीजन है भाई जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक, उसका मसल मास क्या हो गया है, थिक हो गया है, ठीक है। और जब आप V1 से V6 की तरफ जाएंगे, ठीक, यहाँ पे आपको देखना है जब आप V1 से V6 की तरफ जाएंगे तो V5 और V6 के अंदर तो आपको बहुत टॉल आर वेव देखने को मिलेगी, पर जब V1, V2 और V3 देखेंगे तो इनमें क्या होगा, आपको जो एस वेव है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा V6, V5 के अंदर आर वेव होगी उतनी ही V1, V2 के अंदर डीप एस वेव होगी। तो जो आर वेव है उसकी हाइट जो है वो प्रॉपर VC5 और V6 के अंदर बढ़ रही है, पर V3, V4 और V1, V2 के अंदर इतनी नहीं बढ़ती। तो LVH के अंदर भी जो है आपको पूरा आर वेव प्रोग्रेशन देखने को मिल सकता है। देखो इसके अंदर आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज के अंदर आपको मिलेगा ही, मिल सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल जो है उसका मसल मास क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो किधर जाएगी, राइट साइड में ज्यादा जाएगी। राइट साइड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, V1, V2 और V3। तो इनमें क्या देखने को मिलेगी, आर वेव की। अब आपको पता है V1 से V6 की तरफ जाते हैं तो आर वेव बढ़ती भी जाती है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आर वेव तो पहले से बढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लगा रहे हो V5 और V6, यह समझना है, यहाँ V6 है या V5 है, यहाँ पे V1 है या V2 है या V3 है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर ज्यादा जा रही है, राइट साइड में, ठीक है। किसके पास, V1 के पास, V2 के पास, V3 के पास। तो इनमें तो क्या आएगी, आर वेव। इनसे दूर जा रही है तो इनमें क्या आएगी, एस वेव। तो अपन ने क्या पढ़ा, V1 से V6 की तरफ जाएंगे आर वेव बढ़ेगी, तभी तो नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन कहेंगे। पर अगर आर वेव नहीं बढ़ रही, आर वेव क्या हो रही है, देखो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हुई, यहाँ कम हुई, यहाँ और कम हुई, यहाँ और कम हुई, तो आर वेव की हाइट क्या हो रही, कम हो रही है। आरवेव के अंदर आरवेव की हाइट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं अपन, पुअर आरवेव प्रोग्रेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। देखो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि जो मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर डिजीज हो जाती है। जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ये पूरा क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, मतलब फूल जाता है, इनलार्ज हो जाते हैं। चेम्बर जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, इसी चेम्बर से। तो चेम्बर बड़ा होने की वजह से क्या होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियम है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं कर पाती भाई, चेम्बर बड़ा होने की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर में फ्लो नहीं हो पाती। प्रॉपर फ्लो नहीं होने के कारण इलेक्ट्रोड जो है वो प्रॉपर कैच नहीं कर पाते, ठीक है। कम इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर पाते, जिस वजह से ईसीजी के अंदर आपको छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। तो जब आप V1 से V6 तरफ जाएंगे तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी आपको जो है आरवेव की हाइट है वो कम देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इनसे के कॉज जो है पुअर आरवेव प्रोग्रेशन के कॉजेज जो है ये है, आपको इनको ध्यान रखना है। इस सारे ये जो टॉपिक कंप्लीट मैंने पढ़ाया है इसको आपको ध्यान से समझना है, एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी। और जब भी आप ईसीजी के अंदर आरवेव वगैरह जैसे आप बात करते हैं एवीआर के अंदर आप देखोगे तो आपको कॉज याद होनी चाहिए, इस कारण से ये हो रहा है। V1 के अंदर अगर आरवेव दिखती है तो आपको ये कॉज ध्यान रखने की, भाई इन कॉजेस की वजह से जो है आपको V1 के अंदर आरवेव देखने को मिल रही है। तो इन सारे कॉजेस को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।